बच्चों, हम पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, किन्हें हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है, सर्वांगसम आकृतियां कोई भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने वृत्त लिया, आयत लिया, वर्ग लिया, कुर्सी, टेबल, ये सब जो बराबर होंगे, बिल्कुल सेम बराबर। सर्वांगसम की परिभाषा क्या है? जिनका रूप एक जैसा हो, पहली बात। दूसरा, उनका आकार समान हो, ठीक है। इक्वल शेप एंड साइज। Two figures are called congruent if they have equal shape and size. तो यहां पर हमें अब क्या पढ़ना है? त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़नी है, और उनका नहीं पढ़ना है, सिर्फ त्रिभुजों का। तो अब हम सब चीज को छोड़ के अब त्रिभुज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं, ठीक है, यदि, देखिए यहां पर भी दो शर्तें होती हैं। पहली बात, उनके संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, करॉस्पोंडिंग साइड्स, संगत भुजाएं बराबर हो। संगत भुजाओं की माप, या आप ऐसा लिख सकते हैं, संगत भुजाओं की माप बराबर हो। पहली शर्त यह है, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है? कि उनके संगत कोणों, संगत कोणों की माप क्या हो? बराबर, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए, एक त्रिभुज में क्या चीजें होती है। माना एक त्रिभुज मेरा एबीसी है, और एक दूसरा त्रिभुज PQR है, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को हम यहां पर दिखाएंगे आपको कि इसका कहने का क्या मतलब है कि उनकी संगत भुजाओं की माप बराबर हो। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यह कहने का मतलब यह है कि यदि AB भुजालों में इस त्रिभुज की, ठीक है, इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं बच्चों? 3 भुजाएं, AB, BC, AC। ऐसे ही त्रिभुज की भी 3 भुजाएं हैं, PQ, QR और PR। इसी प्रकार 3 कोण भी हैं, कोण A, कोण B, कोण C। इसके भी कोण P, कोण Q, कोण R। सब ये जो संगत भुजाएं लिखा है ना, ये संगत भुजा, संगत भुजाएं किनको बोलते हैं? करॉस्पोंडिंग साइड्स। जैसे मैं इस त्रिभुज की AB वाली भुजा लूं, ठीक है, तो इस भुजा के संगत त्रिभुज PQR की कौन सी भुजा है? यह वाली है, देख लो। सारी बात समझ में? इसी को संगत बोलते हैं। यदि मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो यह वाली भुजा किसके ऊपर आएगी? इसके ऊपर आएगी ना, परसों बताया मैंने आपको। तो ये इसको, इनको संगत भुजाएं बोलते हैं, करॉस्पोंडिंग साइड से बोला जाता है। इसी प्रकार BC के संगत कौन सी भुजा है बताओ? QR है, त्रिभुज PQR की, ठीक है, समझ आ गई बात। इसी प्रकार AC के संगत कौन सी भुजा है? PR है, ठीक है। इनको बोलते हैं संगत भुजाएं। मतलब मैं यदि इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो यह भुजा किसके ऊपर आएगी? यह वाली भुजा किसके ऊपर आएगी? और यह वाली भुजा किसके ऊपर आएगी?
इनको हम क्या बोलेंगे, संगत भुजाएं बोलेंगे। इसी प्रकार सेम संगत कोण, कोण ए के लिए कौन होगा संगत कोण, बताओ इस त्रिभुज, कोण पी होगा। कोण बी के लिए कोण क्यू, और कोण सी के लिए कोण आर। देखो ये दो शर्तें हैं, देख लो, यानी कि दो त्रिभुज बिल्कुल एक ही जैसे होंगे, समान, बिल्कुल सर्वांग माने बिल्कुल समान, यानी कि एक दूसरे को ढक देंगे वो। कब, जब ये दो शर्तें लागू होंगी। ये चीज याद रखनी है आपको। पहली बात कि उनकी संगत भुजाएं बराबर, संगत भुजाओं की माप, माप माने नाप, संगत भुजाओं की नाप बराबर होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब, माना ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होना चाहिए, सेंटीमीटर ही होना चाहिए। समझ में आ गई बात। और यदि ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। समझ में आ रही बात। और ये भी शर्त लागू होनी चाहिए यहां पर मैं जो लिख रहा हूं कि त्रिभुज की इन्हीं दो भुजाओं का की माप का योग, ठीक है, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनता है। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। समझ लो बात। तो ये हुई, देखिए संगत भुजाओं की माप बराबर होने का ये मतलब है। देखो बड़ी आसान सी बात है, ए बी यदि 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और यदि बीसी जो है 6 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। भुजाओं को किस में नापेंगे आप, सेंटीमीटर में नापोगे। कोण को किस में नापोगे, कोण को किस में नापोगे, हाँ? कोण को किस में नापते हैं हम, अंश में नापते हैं। ये चीज पता होनी चाहिए, कोण की जो इकाई है वो अंश है, डिग्री बोलते हैं उसको। समझ रहे हो बात। अंग्रेजी में डिग्री बोला जाता है, हिंदी में अंश बोलते हैं। तो कोण को सेंटीमीटर में नहीं नापते हैं, और भुजा को अंश में नहीं नापते हैं। तो हर चीज की अपनी इकाई है। समझ में आ रही बात। जैसे समय को किस में नापते हैं, घंटा मिनट सेकंड में ना। अभी समय कितना हुआ है, 2 किलो हुआ है बोलते हो, ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि किलो जो है समय की इकाई नहीं है। समझ में आ रही बात। तो जो इकाई जिसके लिए बनाई गई है हम उसी का उपयोग करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पहली शर्त यह है कि ए बी किसके बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर, ए बी बराबर पी क्यू। समझ लो, बड़ा मजेदार होता है और बड़ा इस्तेमाल होगा आगे को। सर्वांग समता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए बी पी क्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। और तीसरी बात, ए सी पी आर के बराबर है। देख रहे हो आप, ठीक है। ऐसा हमने एक त्रिभुज बनाया। ऐसे इनके संगत कोण देखे, मैंने भुजाएं लिख ली यहां पर, संगत भुजाएं, क्योंकि 3 भुजाएं ना, तो तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, इस त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, संगत कोण बराबर होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो कोण ए कोण पी के बराबर होना चाहिए। माना ये 50 अंश का है, तो ये भी 85 अंश का होना चाहिए। समझ में आ रही बात। ये माना 80 अंश का है, तो ये भी कितने अंश का होना चाहिए, 80 अंश। ठीक है। अब ये कितना बच जाएगा,
ये अपनी मर्जी से हो जाएगा या किसी भी नहीं होगा। अब 180 से बंधे हैं, ये तीनों कोण किससे बंधे हैं? क्योंकि इनका योग 180 होता है, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। इसलिए यदि मैंने दो कोण लिख दिए, अब तो तीसरा कोण 180 में से घटा के आएगा। समझ लो बात। तीसरा कोण 8 5 13, 130 अंश, 180 में से 130 घटाएंगे तो 85 अंश आएगा। ये भी समझ में आ गई बात। तो माना मैं इसको 60 अंश कर देता हूं, माना चलो ठीक है। तो ये कितने अंश का हो जाएगा? 8 और 6 14, ठीक है, कितना 140। तो ये कितने अंश का होगा? 40 अंश। तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। 50 का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि ये कितने का होगा फिर? 50 का होगा। तो तीनों को जोड़ के 180 आएगा, सीधी सीधी बात यह है, न उससे ज्यादा आ सकता है, यहां भी 60 ही होगा। ठीक बच्चों, तो तीनों कोणों को जोड़ के 180 आएगा। तो देखिए मेरा क्या है, कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के बराबर है। देखो कोण ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कोण ए को लिखने के दो तरीका है, एक तो मैं कोण ए को कोण ए लिख दूं, दूसरा इसको क्या लिख सकता हूं? कोण बी ए सी भी लिख सकता हूं। याद रख लो, कोण बी ए सी का मतलब भी कोण ए ही होता है। समझ रहे हो बात? ये बात मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि ये बीच में जो आता है देखो, ये बी ए सी, इसका मतलब भी कोण ए ही है। ये लिखने के तरीके हैं दो, ये दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। तो कहीं पर तो हम कोण ए ही लिख देंगे सीधे, कहीं पर कोण बी ए सी भी लिखा होगा, या सी ए बी भी लिखा होगा, सी ए बी भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ए बीच में होना चाहिए। तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। देखो संगत भुजाएं बराबर है, संगत कोण बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। सर्वांगसम है का चिन्ह यह होता है बच्चों, बराबर लगेगा, ठीक है, बराबर के ऊपर फिर ऐसा देख लो, यह सर्वांगसम है का चिन्ह होता है। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। समझ आ गई नहीं आई बात? तो जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तब ये दो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होंगी, ये दो शर्तें हमेशा संतुष्ट होंगी। क्या? कि उनके संगत भुजाएं आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे, तभी तो एक दूसरे को ढक पाएंगे। हूँ बहु सेम होंगे ना, तुम अंतर नहीं कर पाओगे यदि अकेले अकेले आ जाए हो। वो दोनों त्रिभुज ना अकेले अकेले यदि आएंगे तो कौन सा त्रिभुज था आप पता नहीं कर पाएंगे। परसों मैंने दिखाया आपको, ठीक है। तो ये सर्वांग समता की पहचान होती है त्रिभुजों की। बच्चों समझ लो, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो अवश्य ही उनके संगत भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी, ठीक है, या संगत भुजाओं की माप बराबर होगी, पहली बात। और दूसरी बात, उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। समझ में आ गया? इसके बाद हम सीखेंगे कि सर्वांग समता के नियम क्या होते हैं, ठीक है। सर्वांग समता की कसौटियां भी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? सर्वांग समता की कसौटियां। तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके द्वारा हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। तो जब हम प्रश्न हल करते हैं तो हम उन्हीं कसौटियों का उपयोग करके क्या करते हैं? त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो इसके बाद उन कसौटियों को हम पढ़ेंगे।